नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आरओ और एआरओ का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है फ़िलहाल अभी तक तो नहीं आया है, बट जल्दी ही आने की उम्मीद है। वो आ जाएगा जल्दी ही, और नोटिफिकेशन आने के 1.5 2 महीने 2.5 महीने में लगभग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसका हो जाएगा आरओ एआरओ का। तो उसमें जैसे जो अभी हमारा सिलेबस है, सिलेबस के लिए एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आप जाके वहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं। 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, और सारी चीज़ें एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेके बताया उसमें कि प्रीलिम्स कैसे होता है, कितने मार्क का होता है, मेंस कितने मार्क का होता है, उसके बाद टाइपिंग किसकी होती है, वो सारा ओवरऑल उसके डिस्क्रिप्शन में है। उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आज जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो सिलेबस होता है इसको कवर कैसे करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा 2 2.5 महीने में, आपका एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की डेट आ जाएगी। उससे ज़्यादा ये लेट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिलेबस है इसको विद इन 2 or 3 मंथ्स हाउ वी विल कवर, हमारा जो मेन क्वेश्चन है ये है। अब देखिए, क्वेश्चन कोई भी सिलेबस या कोई भी मतलब पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला जो काम ये होता है, आप पहला काम तो करिए उसका सिलेबस रीड कर लीजिए लाइन बाय लाइन, और सिलेबस को याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा जो काम करिए, आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लास्ट 3 या 4 ईयर के आप देख लीजिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लग पाए कि मतलब चीज़ें किस लेवल की आ रही हैं। अब देखिए, भारत का इतिहास ये यूपीएससी में भी ऐसा ही लिखा रहता है, पीसीएस में भी ऐसे लिखा रहता है, लेकिन अब उसका लेवल इसका लेवल एक अलग होता है ना। तो भारत के इतिहास में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, मतलब काफ़ी कुछ है भारत के इतिहास में, एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, काफ़ी कुछ है। लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है, तो ये जो चीज़ें आपको एक लाइन आपको मिलेगा, एक एरिया मिलेगा, वो आपको क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मतलब हमको मिडिवल में क्या पढ़ना है, हमको मॉडर्न में क्या पढ़ना है, हमको एंशियंट में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो मेन काम होता है, आप इसके क्वेश्चन पेपर को 3 4 ईयर का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस एरिया में यानी किस डेप्थ में जाके पढ़ना है। इससे ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जीएस का जो पेपर है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का है पूरा, मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं, लिखना नहीं है आपको। तो आप ये कह सकते हैं कि वन लाइनर टाइप का जो फैक्ट होता है वो अधिकतर आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन वन लाइनर ही होते हैं। देखिए, लेवल अगर आप आरओ का भी देखेंगे तो वो पीसीएस से कभी कभी कम नहीं होता है। कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस एक स्ट्रैटेजी कैसी बनाई जाए जो कि इस एग्जामिनेशन को वन टाइम क्वालिफाई करा दे आपको, ठीक है। तो हमें जो सबसे पहला टॉपिक ये लिखा गया है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान में 3 चीज़ें होती हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। अब देखिए, आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको कुछ नहीं पता अभी तक, आप मतलब अभी आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसका करिए एनसीईआरटी का, या तो एनसीईआरटी पढ़ डालिए, और अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका कोई एक समरी टाइप का जो मतलब मार्केट में मिल रहा है, तो उसका आप ये देख लीजिए एनसीईआरटी को। उसके बाद आप इसकी ज़्यादा मोटी मोटी बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मोस्टली कॉन्सेप्ट जो होंगे वो समझ में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप फोकस करिए एमसीक्यू पे, कि जितने अधिक से अधिक आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट छोटे मोटे कहीं छूट जाते हैं, वो बच जाते हैं, वो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के लिए एक छोटी सी रणनीति ऐसी रखिए कि जिससे मतलब चीज़ें कम टाइम में कवर हो जाएं। एनसीईआरटी पढ़िए, या एनसीईआरटी की समरी को ही पढ़ लीजिए। मार्केट में बहुत सारे मतलब पब्लिकेशंस हैं जो आ रही हैं। उसके बाद उसके एमसीक्यू आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एक तो आपको याद हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ें आपके सामने से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट एरिया के क्वेश्चंस आपके गुजरेंगे, तो वो समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आपने जैसे सामान्य विज्ञान के लिए एनसीईआरटी पढ़ डाली। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो वो एमसीक्यू भी जो हो वो आरओ आरओ के लेवल का ही हो। ऐसा ना हो कि यूपीएससी का एमसीक्यू उठा लाए और वहाँ सर फोड़ रहे हैं अपना, तो वो सब एक अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें जो दिया गया है भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में 3 चीज़ें हैं, एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के लिए मैं फिर वही कहूँगा कि आप इसकी जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, 11 12 की ओल्ड एनसीईआरटी 3 बुकें मिल जाएंगी आपको, वो तीनों कर लीजिए। वहाँ से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से ओल्ड में दिया गया है। देखिए, ओल्ड में मतलब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम स्टोरी की तरह चल रही हैं, और नई एनसीईआरटी में क्या है, उसमें आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी चीज़ें ऐड भी हुई हैं। तो दोनों एनसीईआरटियाँ बेहतर हैं, कोई ख़राब नहीं है, बेस्ट है। आप ओल्ड या न्यू कोई भी कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी इसकी कर लीजिए तीनों चीज़ के लिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के लिए, यानी 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी
आप या तो एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ कोई समरी ले लीजिए मार्केट में। उसके बाद फिर इसका सीधा एमसीक्यू से स्टार्ट कर दीजिए इस लेवल के एग्जामिनेशन का। ठीक है, जितना एमसीक्यू आप अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके अंदर एक क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जनरेट होगी, जो कि एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने में आपको मदद करेगी। ठीक है, ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आपका इसी भारतीय इतिहास से कवर हो जाएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये है, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा फैक्ट तो आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन चीज़ें आपके दिमाग में रहने में काफ़ी मदद करेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सिर्फ यही होता है कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप उनको समझ पाते हैं, और समझना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फैक्ट है यहाँ पे, तो आपको याद नहीं हो पाएगा, आप रट्टा कितना मारोगे, समझ में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो ये सारा हो गया। उसके बाद फिर राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इसके लिए मैं कहूँगा वो लक्ष्मीकांत जी की बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, सभी लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं उसको। तो लक्ष्मीकांत जी को आप फॉलो कर लीजिए, आपका काम इसमें पूरा पॉलिटी में हो जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। बहुत रेयर है कभी आ जाए या ना आ जाए। तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद उसके भी एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे आप, आपका वो पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, देखिए अब इसमें जो आता है ना, वो करंट का टॉपिक काफ़ी आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी कुछ जियोग्राफी से रिलेट करता है, जियोग्राफी और इकोनॉमी से। तो इसमें जो अधिकतर क्वेश्चंस बनते भी हैं वो करंट से बनते हैं, और कुछ स्टैटिक से भी बन सकते हैं, बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जियोग्राफी जब करेंगे तो उसमें आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा, और जब इकोनॉमी करेंगे तो वहाँ पे आपको वाणिज्य और व्यापार का पूरा सेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद है जनसंख्या। जनसंख्या के लिए आप कोई भी जो उसका एक समरी आता हो जनसंख्या से रिलेटेड, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो और इसमें दोनों जनसंख्या होंगी, यूपी का भी होगा और नेशनल जो पॉपुलेशन वो है वो सारा दोनों होगा, तो ये दोनों आपको कवर करना पड़ेगा। पर्यावरण, पर्यावरण देखिए मोस्टली जो जियोग्राफी में होता है अभी, तो पहले जो जियोग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों एक ही में आ जाता था, लेकिन अब जो है पर्यावरण को अलग से लिखा जाता है सिलेबस में, यानी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो एनसीईआरटी में इसके लिए है काफ़ी कुछ जो कि आपको छांटना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी की समरी आप लेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो इस तरह से निकालते हैं, तो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या नगरीकरण, वो आप जब सेंसस पढ़ेंगे तो उसी में दोनों आ जाएगा। उसके बाद विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, आप इसका भी सिंपल एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। उसके बाद फिर आप एमसीक्यू लगाना शुरू करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे आप आरओ या एआरओ एग्जामिनेशंस के लिए मोटी मोटी बुक, मतलब दुनिया भर की किताबें आती हैं बहुत सारी, तो वो सारी ले लीजिए और उसी में आप अपना 2 महीना वेस्ट करते रहिए, इतना टाइम तो नहीं है ना अब। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए। कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको गूगल कर लीजिए या किसी से पूछ लीजिए जो आपके अगल बगल है, सिंपल है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपके पास डेटा कम होगा, दिमाग में कम से कम चीज़ें होंगी, और जो होंगी वो फैक्ट होंगी, वो एक्यूरेट होंगी। ठीक है, उसके बाद ये फिर करंट अफेयर है। करंट अफेयर, अब देखिए करंट अफेयर का एक बड़ा इशू रहता है कि अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि कब से कब तक पढ़ा जाए, साल भर का पढ़ा जाए या 2 साल का पढ़ा जाए या 3 साल का पढ़ा जाए, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसी योजनाएं होती हैं जो 3 साल पहले शुरू की गई होती है, वो अब पूछ ली जाती हैं, तो बड़ा ओवरलैपिंग होता रहता है कि कहाँ से किया जाए कहाँ से ना किया जाए। देखिए करंट अफेयर को 100% पकड़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोई एक मैगजीन से पकड़ना ये भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा करंट अफेयर के लिए आप कम से कम 2 मैगजीन सेलेक्ट करिए, कोई भी 2 मैगजीन जो चल रही हो मार्केट में, आप इतने समझदार तो हैं ही हैं, तो 2 मैगजीन आप कोई सेलेक्ट करिए, आप उन दोनों मैगजीन को करिए, और उसमें जो करंट अफेयर आपको करना है वो लगभग 6 मंथ या 7 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। जब आप 6 और 7 मंथ की जो करंट अफेयर होगी वो 2 मैगजीन से कवर अप कर लेंगे, तो आपके करंट अफेयर के मोस्टली 80% क्वेश्चन जो होंगे वो कवर अप हो जाएंगे। 100% की गारंटी कौन ले सकता है, वो तो एक अलग ही बात है। तो 6-7 महीने पीछे जाके आप करंट अफेयर कर लीजिए, तो आपका 80% करंट अफेयर हो जाएगा, और अगर एग्जामिनेशन में आप 80% करंट अफेयर कर पा रहे हैं तो बहुत है फिर। ठीक है, उसके बाद फिर ये आता है सामान्य बौद्धिक क्षमता, जो इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रश्न होते हैं। ये 140 में से 10 प्रश्न पूरे आते हैं। ठीक है, और ये 10 जो है ये बिल्कुल श्योर होनी चाहिए, ये गलत होने ही नहीं चाहिए, ये आपसे गलत नहीं होने चाहिए। आप इसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। उसमें रीजनिंग के प्रश्न होते हैं और कुछ मैथमेटिक्स के भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, कभी कभी उसमें कंप्यूटर के भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो है सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये बिल्कुल 10 प्रश्न आप मान के दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ भाई 140 नहीं, हमें 130 ही है, वो 10 तो हमारे है ही हैं। इसके लिए आप बेहतर प्रिपरेशन करिए।
बाकी उसके बाद फिर यूपी स्पेशल है। अब यूपी स्पेशल में क्या क्या दिया है, शिक्षा है, संस्कृति है, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये सारा मतलब पूरा यूपी स्पेशल आप समझ सकते हैं इसमें। अब यूपी स्पेशल के लिए आप क्या करेंगे, यूपी स्पेशल के लिए आप कोई भी जो करंट मैगजीन चल रही हो, बेस्ट मैगजीन हो, आप उस मैगजीन को ले सकते हैं और उसको वन टाइम और टू टाइम कम से कम पढ़ लीजिए, एक बार दो बार। उसके बाद फिर जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करना शुरू करिए। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी काफ़ी कवर अप हो जाएंगी। देखिए, मैंने जब से शुरू किया तब से मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि एमसीक्यू, ये एमसीक्यू जो है ना, ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी करा देता है, और जो एमसीक्यू नहीं करते हैं उनको दिक्कत भी हो जाती है। क्योंकि आप किताबें भले का हज़ार हज़ार पन्ने की पढ़ लो, लेकिन जो काम आपका बनाएगा वो यही एमसीक्यू बनाएगा। क्योंकि जो एबिलिटी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, हमें क्वेश्चन मिला, उसके 4 ऑप्शन मिले, अब हमारा जो दिमाग है ना वो स्ट्राइक करना शुरू करता है कि अच्छा ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तो एक क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें 4-5 चीज़ें ऑटोमेटिक कवर अप हो जाती हैं। ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एमसीक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एमसीक्यू को आप ज़रूर फॉलो करिए, और अगर इस तरह से आप इसको फॉलो करते हैं तो ये एग्जामिनेशन आप सिंपली निकाल सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। तो ये पूरा जीएस का एक ओवरऑल व्यू था कि आप इस तरह से एक जो इसको कवर अप करके और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जीएस के लिए आप ये स्ट्रेटजी रखिए, अब सिंपली ये एग्जामिनेशन आपसे क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मन से लगिए, 2-2.5 महीने भी बहुत होते हैं, और अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा उसके 2-2.5 महीने बाद प्रीलिम्स का मतलब डेट आएगा। अभी देखिए, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म निकलेगा, कम से कम 20-25 दिन, महीने भर का फॉर्म का डेट होगा। उसके बाद फिर महीने 1.5 महीने बाद एग्जामिनेशन की डेट पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस हिसाब से आप कवर अप करिए, श्योरली आपका एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए देखिए, अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है कि हिंदी के लिए क्या करना है। हिंदी के लिए आपको सिंपल 2 बुक लेनी है। देखिए, जो स्टडी है ना उसको टारगेटेड करिए, उसको टारगेट स्टडी करिए। उससे क्या होगा कि एक तो आपका समय बचेगा, और दिमाग में जो दुनिया भर का कचड़ा भरना शुरू होता है ना, इधर उधर की किताबों को लेके और सब करके, उससे आप फ्री रहेंगे। तो वो चीज़ें जो होती है दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे आपको। आप सिर्फ 2 किताबें ले लीजिए, पीएन पांडे जी की ले लीजिए और हरदेव बाहरी जी की ले लीजिए। इन दोनों में से आप सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना शुरू करिए। जैसे पीएन पांडे जी का विलोम शब्द उठा लिया, हरदेव बाहरी जी का विलोम शब्द उठा लिया। मोस्टली आपको पता होंगे, जो आपको नहीं आते हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उनको आप अलग नोट कर लीजिए कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे भूल रहा था, उनको आप नोट कर लीजिए। बस इनका रिवीजन बार बार करते रहिए, ये आपका काम बना देंगे दोनों किताबें मिला के। इसके अलावा आपको इसमें कोई पढ़ना नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव के लिए जो जो सब्जेक्टिव का पार्ट है, जैसे ये हिंदी आलेखन वाला पार्ट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय ज्ञाप, ये सारी चीज़ें। अब ये सब चीज़ों के लिए आप या तो इंटरनेट पर सर्च मार सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और अगर आप इंटरनेट से सर्च नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है आपको, तो फिर आप कोई किताब उठा लीजिए। देखिए, किताबें कोई भी मार्केट में हैं वो गलत नहीं लिखी गई हैं, और उसमें कोई कमी वमी नहीं है कि कोई किताब पढ़ के मैं मतलब ये क्वालिफ़ाई कर गया, कोई किताब पढ़ के वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होता है। वो कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है, कोई क्वालिफ़ाई कर जाता है, कोई नहीं कर जाता है। किताबें सेम होती हैं सभी के लिए, एटमॉस्फेयर सभी के लिए वैसा ही है, ठीक है। तो बुक आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने इस पूरे वीडियो में कोई बुक का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं बुक का नाम लेके किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कह सकता हूँ। किताबें तो जो भी जिन्होंने भी भाई छपाई है या छापी है, वो बेस्ट ही है ना, उसके भी कोई ना कोई राइटर होंगे, उनके पास भी बेहतर नॉलेज ही होगा, तभी तो वो किताब लिख रहे हैं। तो आप बुक कोई भी ले सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा कि इसमें क्या क्या हमें कैसे कैसे करनी है, कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपका पूरा सिलेबस मिल जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से आप करेंगे तो ये एग्जामिनेशन आप सिंपली क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको लगना पड़ेगा, और अभी से आप लग जाएंगे तो बेहतर ही होगा। ये वेट मत करिए कि कब आएगा नोटिफिकेशन। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि 2024 में आएगा, कहते हैं कि नहीं चुनाव के बाद आएगा। तो भाई आएगा तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, वो तो आयोग के पूरा अधिकार क्षेत्र में है। 2024 में आए, 2025 में आए, क्या कर सकता है कोई। तो ये एक अलग बात है, कब आएगा कब नहीं आएगा। आपको आरओ देना है, आपको आरओ एआरओ क्वालिफाई करना है, आपको इसमें लगना है, सिंपल सी बात है। ये अपना दिमाग में मोटो रखिए और इसके काम में लग जाइए, ठीक है।
तो इस फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। बाकी हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे और करते हैं कि चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं RO ARO